एक्चुअली नेटवर्क की दिक्कत रहती है, तो यहाँ से बार बार म्यूट ऑन ऑफ करने में दिक्कत रहेगी। आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो सुना पता नहीं चलेगा उस चीज में, तो इसीलिए म्यूट मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने यहाँ से म्यूट कर लीजिए। सभी लोग से अनुरोध है कि अपना अपना जो माइक है आप लोग म्यूट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। आप भी लगातार आप कह रहे हैं, सभी लोग कृपया करके अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बंदा तो आया नहीं था। राणा जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? आप अनम्यूट है अभी। तो चलो हेलो, हाँ गौरव जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, तो शुरू करें सर? हाँ, शुरू कर दिया जाए। सभी के माइक म्यूट नहीं है सर। हाँ सर, आपका माइक म्यूट है सर, आप भी म्यूट कर लीजिए। someone said farmers. सर्वप्रथम आज उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा जो प्रशिक्षण का आज 14वां दिवस है। लगातार प्रशिक्षण हमारे द्वारा हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं और अन्य राज्य संघों से, राज्य कबड्डी संघों से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इससे पूर्व में सबसे पहले रूल्स रेगुलेशन के बारे में इसमें बताया गया, जिसमें नेशनल कबड्डी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताया गया। उसके बाद और जो सर्कल कबड्डी है उसके रूल्स रेगुलेशन और इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। आज यह प्रशिक्षण का 14वां दिन है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पर कुछ बोलने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सबसे पहले हमारे जो सचिव हैं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के श्री चेतन जोशी जी, तो वरिष्ठ हमारे उपाध्यक्ष मेजर सिंह संधू जी, श्री महेश जोशी जी, राणा जी, मेरे सभी गुरुजन आज हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार नैनीताल के क्रीड़ाधिकारी व उत्तराखंड ओलंपिक संघ में और कई संघों से जुड़े हुए हमारे मेरे गुरु श्री नागेंद्र शर्मा जी व सभी कोचेज व अन्य राज्यों से जुड़े हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय रेफरी। मैं आप सभी लोगों का उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू मेक अ ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर बिगनर कबड्डी प्लेयर। एक नए कबड्डी खिलाड़ी के लिए किस तरह से हमने ट्रेनिंग प्लान को तैयार करना है, किस तरह से उसे ट्रेन करना है। आज का हमारा ये टॉपिक इसी बात पे है। पर किसी बिगनर के लिए ट्रेनिंग प्लान को तैयार करने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग क्या है। खेल प्रशिक्षण जिसे हिंदी में कहा जाए, खेल प्रशिक्षण क्या है और इसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, इसके उद्देश्य क्या है। तो खेल प्रशिक्षण के बारे में सबसे बोलूंगा कि खेल प्रशिक्षण का जो सबसे मुख्य विषय है कि किसी खिलाड़ी को उसकी उच्च परफॉर्मेंस को दिखाना व उसकी जो पीक परफॉर्मेंस है उसको ट्रेन करना। खेल की समस्त विधाओं में, चाहे वो स्किल्स हो, टैक्टिक्स हो या टेक्निकल जितनी चीजें हैं, उसके बारे में किसी खिलाड़ी को प्रशिक्षण देना ही खेल प्रशिक्षण में आता है। खेल प्रशिक्षण का जो मेन गोल है, द मेन गोल बिहाइंड ट्रेनिंग इज द इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। बीच में डिस्टर्ब है, किसी का माइक ऑन है सर, पीछे से लगातार आवाजें आ रही हैं। हेलो, जैसी बोर्ड टूटी वैसी चल जाएगा। हेलो जी गौरव जी बोलिए। जी गौरव जी, आवाज आ रही है? द मेन गोल बिहाइंड ट्रेनिंग इज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जो किसी ट्रेनिंग का जो सबसे मेन गोल है, सबसे मेन मुख्य उद्देश्य है, वो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगी इसके बारे में ही जानते हैं। आजकल के समय में जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो एक पूरी तरह से इंडस्ट्री बन चुकी है। आप हमारी कबड्डी से ही ले लीजिए, कबड्डी एक मिट्टी का खेल था, एक देसी खेल था, लेकिन आज इसको एक विश्व स्तरीय मंच प्रो कबड्डी में पहुंचाकर आज कबड्डी एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। आज हमारे कबड्डी के खिलाड़ियों को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उन्हें अच्छा एक मंच मिल रहा है जहाँ पर वो अपना टैलेंट वहाँ पर वो दिखा रहे हैं।
तो इस जो इंडस्ट्री है, जो खिलाड़ी के द्वारा बनाई गई है, इस इसको तैयार करने के पीछे सबसे जो मुख्य चीज है वो है प्लानिंग। स्पोर्ट्स प्लानिंग या ट्रेनिंग वो किस तरह से होगी? ट्रेनिंग के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं वो है जनरल फिजिकल फिटनेस। हमारी जो जनरल फिजिकल फिटनेस है, फिटनेस के कुछ कंपोनेंट है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, स्पीड है, एजिलिटी है और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है। इन सारी चीजों से मिलकर हमारी जो है फिजिकल फिटनेस तैयार होती है। तो यह ट्रेनिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य है किसी खिलाड़ी को फिजिकली फिट करना। दूसरी है स्किल ऑफ द गेम। तो हमारे गेम्स की स्किल्स हैं, चाहे वो डिफेंस की स्किल्स हो, चाहे ऑफेंसिव स्किल्स हो, इन सब स्किल्स का विकास करना, ये इस ट्रेनिंग का दूसरा सबसे मुख्य उद्देश्य है। टैक्टिकल एबिलिटी ऑफ प्लेयर। तो टैक्टिकल एबिलिटी हमारे प्लेयर में हम डेवलप करते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, वो भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का ही एक मुख्य उद्देश्य है। टैक्टिकल एबिलिटी क्या है? टैक्टिकल एबिलिटी, हम जैसे गेम खेल रहे हैं, दो प्लेयर में रेडर किस तरह से टैक्टिकल यूज करेगा, एक जो गेम की सिचुएशंस होती हैं, गेम की सिचुएशंस हर पल बदलती रहती है। कभी प्लेयर अंदर दो प्लेयर बचते हैं, डिफेंस प्लेयर कभी तीन प्लेयर बचते हैं, कभी मैच बहुत फास्ट होता है, कभी मैच बहुत स्लो करना पड़ता है। तो ये सब टैक्टिकल एफिशिएंसी के अंदर आता है। तो हम इसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के थ्रू हम किसी खिलाड़ी की टैक्टिकल एबिलिटी को बढ़ाते हैं। ट्रेनिंग पे हम तीन फेज हैं जो सबसे मुख्य फेज है ट्रेनिंग के। इसमें सबसे मुख्य है इम्प्रूव द जनरल एंड स्पेसिफिक फिटनेस। जनरल फिटनेस तो हमारी जो वो हो गई जो मैंने आपको बताई, जो फिटनेस की कंपोनेंट है। इसके साथ साथ हमारी जो स्पेसिफिक फिटनेस है, जो हमारी कबड्डी के लिए सबसे मुख्य है, उसको हम किस तरह से विकसित करें। इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द गेम। अपनी गेम्स की स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, लाइक हैंड टच है, टो टच है, किकिंग है, काफी सारी स्किल्स कबड्डी में है। डिफेंस की स्किल्स हैं, रिस्ट होल्ड है, हाई होल्ड है, नी होल्ड है, वेस्ट होल्ड है, चैन होल्ड है, ब्लॉकिंग है। इन स्किल्स को हम किस तरीके से विकसित कर सकते हैं। थर्ड एंड फाइनल फेज है इम्प्रूव द टैक्टिकल एबिलिटी एंड गिविंग अ फाइनल पॉलिश टू द प्लेयर परफॉर्मेंस। हम ये सब फिजिकल फिटनेस उसके अंदर आ गई, उसके अंदर स्किल्स और उसकी टेक्निक डेवलप हो गई और वो अच्छी परफॉर्म दे रहा है। उसके बाद भी खिलाड़ी के अंदर टेक्निकल एक्सीलेंसी, टेक्निकल एबिलिटी आना बहुत जरूरी है। यह भी हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के माध्यम से किसी खिलाड़ी को प्रदान कर सकते हैं। टीम गेम में प्लानिंग। अब हम आते हैं प्लानिंग के ऊपर। टीम गेम में प्लानिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो कबड्डी एक टीम गेम है। कबड्डी में तीन महत्वपूर्ण सी फैक्टर्स हैं जो द्रोणाचार्य अवार्डी श्री ई प्रसाद राव जी ने बताए हैं। महत्वपूर्ण तीन सी फैक्टर्स हैं जो हमारी कबड्डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन, विभिन्न व्यक्तियों का समन्वित तालमेल। इसके बाद आते हैं हम प्लानिंग के ऊपर। उपलब्ध समय में परफॉर्मेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से जो ट्रेनिंग व उपलब्ध जो सामान, जो इक्विपमेंट है, उसके सदुपयोग से जो योजना बनाई जाती है वही स्पोर्ट्स प्लानिंग कहलाती है। स्पोर्ट्स प्लानिंग लंबे समय के लिए बनाई जाती है, क्योंकि खिलाड़ी कोई 2 दिन में या 2 हफ्ते में या 1 महीने में तैयार होने वाली चीज नहीं है। खिलाड़ी के पीछे बहुत मेहनत लगती है और स्पोर्ट्स प्लानिंग के लिए एक लंबी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए साल का समय, एनुअल प्लान में साल का समय है। इस तरीके से मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग हमेशा सरकार, फेडरेशन, कोच द्वारा बनाई जाती है। सरकार की प्लानिंग अलग है, जैसे सरकार ओलंपिक प्लान के लिए अपनी प्लानिंग तैयार करती है। कल कोई फेडरेशन अपने नेशनल प्रोग्राम के लिए प्लानिंग तैयार करती है और एक कोच अपने खिलाड़ियों के लिए जो प्लान तैयार करता है, जिसके अंतर्गत आता है। प्लानिंग फ्यूचर को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। प्लानिंग एक कोच को एक्सप्लेन करने में बहुत सहायता प्रदान करती है, क्योंकि अगर कोच कोई प्लान तैयार नहीं करेगा, एक रिटर्न प्लान कोच को तैयार करना बहुत जरूरी है किसी भी टीम को कोचिंग या ट्रेनिंग के समय। अगर कोई कोच रिटर्न प्लान तैयार नहीं करता है तो उसको ये कभी याद नहीं रहेगा कि उसने उस टीम को पिछले साल क्या ट्रेनिंग दी थी या किस प्लान के तहत ट्रेनिंग दी थी। तो हमेशा प्लान को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जब इस साल के प्लान को ही देखकर आप नेक्स्ट ईयर का प्लान अपना कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी प्लानिंग फेल है। इसलिए प्लान हमेशा अपने पास रहना चाहिए।
एक्सप्लेनेशन में बहुत सहायता मिलती है और आपको एक प्रॉपर तैयार रहता है कि आपने आज क्या करवाया है और कल क्या करवाना है, पिछले महीने क्या करवाया था, आपने नेक्स्ट वीक में क्या करवाना है। तो आपको प्लानिंग हमेशा करनी चाहिए। प्लानिंग स्पोर्ट्स गेम को डेवलप करने में बहुत सहायक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनको देखते हुए ही हम कोई ट्रेनिंग प्लान तैयार कर सकते हैं। सबसे जो मेन फैक्टर है, सबसे पहला और मेन फैक्टर है एज। हमें खिलाड़ियों की एज के हिसाब से प्लान तैयार करना है। एक एलीट प्लेयर, एक सीनियर प्लेयर में अलग फिजिकल फिटनेस का लेवल होता है, अलग परफॉर्मेंस का लेवल होता है, उसकी स्किल्स अलग होती हैं। और एक जो बिगनर प्लेयर है या कोई कम एज ग्रुप का है, जैसे हमारा सर्जिकल का जो एज ग्रुप है वो 16 है और जो सीनियर का एज ग्रुप है वो 19 20। तो अलग अलग एज के हिसाब से हमें अपनी ट्रेनिंग को प्लान करना है। सेक्स, वो फीमेल है या मेल है, हमने इस चीज को भी ध्यान रखा, क्योंकि मेल और फीमेल की जो फिजिकल एफिशिएंसी होती है दोनों की बराबर नहीं होती है। मेल में अलग है फिजिकल फिटनेस का लेवल और फीमेल के लिए अलग है। टाइम अवेलेबल, आपके पास किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी प्लान को क्रियान्वित करने के लिए कितना समय है। जैसे आप आपने कोई मंथली प्लान बनाया तो आपको उस समय की पूरी गणना, उस समय में आप कितने आपके ट्रेनिंग सेशन होंगे, उस ट्रेनिंग सेशन में आपके पास कितने घंटे होंगे और कितने मिनट आपके पास होंगे। तो आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। आपको उस टाइम कितना आपके पास अवेलेबल है। नंबर ऑफ ट्रेनिंग, आपके पास कितने ट्रेनिंग अवेलेबल हैं। जैसे हम नेशनल के लिए 20 प्लेयर्स का सिलेक्शन करते हैं तो आपको उन 20 खिलाड़ियों को देखते हुए ही अपना ट्रेनिंग प्लान हमेशा तैयार करना है। डेट ऑफ सिलेक्शन ट्रायल एंड एक्चुअल कंपटीशन, आपकी जो कंपटीशन की डेट है वो क्या है और उससे कितने पहले उस ट्रेनिंग प्लान को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये सबसे मेन है। क्योंकि प्लानिंग हमेशा डेट और कंपटीशन और ट्रायल्स की डेट को देखते हुए ही बनाया जाना चाहिए। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्लान आपने पहले प्रिपेयर किया है और आपका सपोज आपने इस महीने अपना ट्रेनिंग प्लान कंप्लीट कर लिया, बट आपका जो कंपटीशन एक्चुअल कंपटीशन है वो बाद में, तो हमेशा कंपटीशन की डेट, ट्रायल्स की डेट को देखते हुए ही अपना प्लान हमने बनाना चाहिए। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ द प्लेयर, किसी भी खिलाड़ी का जिसके लिए आप प्लान तैयार कर रहे हैं, जो आपके पास टीम अवेलेबल है, उसका जो फिजिकल फिटनेस का लेवल है, फिजियोलॉजिकल लेवल है वो कहाँ पर है, उसको कितना 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 अपने आप में सक्षम है, उसको देखते हुए हमें तैयार करना। उसका जो मानसिक स्तर है, साइकोलॉजिकल जो उसका लेवल है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने अपना जो ट्रेनिंग प्लान है उसको तैयार करना है। स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन का स्टैंडर्ड क्या है। जैसे एक प्लेयर है जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलता है, एक प्लेयर है जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलता है, एक प्लेयर वो है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेल रहा है या प्रो कबड्डी या उस स्तर पर खेल रहा है। तो हमें हमेशा खिलाड़ी का जो लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रोग्राम डिजाइन या प्लान करना है। वेन्यू ऑफ द कंपटीशन एंड वेदर कंडीशन, जिस जगह पर प्रतियोगिता होनी है उस जगह का मौसम और उस जगह के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसी हिसाब से आपका ट्रेनिंग प्लान एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि सपोज आप किसी ठंडी जगह पे हैं और आप वहां पर अपना ट्रेनिंग प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको उस जगह के हिसाब से, उस जगह के वेदर के हिसाब से अपने ट्रेनिंग प्लान को बनाना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेयर, प्लेयर कितना एक्सपीरियंस है, प्लेयर नया है या उसको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, उसने कितना खेला हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी भी ट्रेनिंग प्लान को तैयार करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी कई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें वेट ट्रेनिंग का कुछ सामान चाहिए होगा, हमें मेडिसिन बॉल, फिश बॉल, हमें वेट ट्रेनिंग का सामान चाहिए, हमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारा ग्राउंड है, हमें कबड्डी की मैट चाहिए। तो इस चीज को देखते हुए आप अपने ट्रेनिंग प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डाइट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कोई ट्रेनिंग प्लान किसी खिलाड़ी के लिए तैयार कर रहे हैं तो उस खिलाड़ी की डाइट क्या होनी चाहिए, आप उसे कितना लोड दे रहे हैं, उस लोड के हिसाब से उस खिलाड़ी को आपने क्या डाइट देनी है, इसको भी ध्यान में आपने जरूर रखना है। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर, और प्लेयर की जो पिछले वर्ष की जो परफॉर्मेंस थी आपने उसको भी ध्यान में रखना है, ताकि पिछले बार जो गलतियां उससे हुई या उस किस परफॉर्मेंस को उसने अपना परफॉर्म किया है इस लेवल पे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने अपने प्लेयर के लिए इस वर्ष का जो आप प्लान तैयार कर रहे हैं या जो नया प्लान आप तैयार कर रहे हैं उसी को देखते हुए आप अपना प्लान तैयार करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान केवल दो ही तरीके के होते हैं, एक है लॉन्ग टर्म प्लान और जो सेकंड वन है वो है शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, थोड़े समय में कभी भी किसी कैंप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं प्राप्त की जा सकती, ये सभी लोग जानते हैं। कोई भी खिलाड़ी इतनी आसानी से तैयार नहीं होता, इसमें वर्षों की मेहनत और बहुत पसीना और बहुत मशक्कत लगती है एक प्लेयर को तैयार करने में। तो जो लॉन्ग टर्म प्लान है वही हमेशा सक्सेस होते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान वो प्लान है जो किसी कंपटीशन को देखते हुए बनाए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लान में
जो सबसे मेन जो हमारी सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनको प्लान करती है, जैसे ओलंपिक प्लान ओलंपिक हर 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं, तो वो 4 वर्षों का प्लान किसी खिलाड़ी के लिए तैयार किया जाता है कि वो इस वर्ष पूरे 4 वर्षों का प्लान को अच्छे से तैयार किया जाता है कि वो क्या मेहनत करेगा, उसमें किस चीज की कमी है, हर एक चीज को ध्यान में रखकर उस प्लान को तैयार किया जाता है। वो लॉन्ग टर्म प्लान 4 से 8 साल या 10 साल तक के हो सकते हैं, जिसमें खिलाड़ी परफॉर्म करता है। और जैसे ओलंपिक प्लान है, और ये इसको हम बोलते हैं मैक्रो साइकिल है, जो लंबे प्लान में यूज होता है। और कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी डेवलपमेंट किसी खिलाड़ी में तभी होगा जब वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी प्लानिंग को या अपने खेल को सुधारना चाहेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म प्लान हमेशा सक्सेसफुल है। नंबर 2 इसका आता है शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान को आप और व्यवस्थित करने के लिए ही शॉर्ट टर्म प्लान की आवश्यकता होती है। शॉर्ट टर्म प्लान जैसे इसको बोलते हैं मीजो साइकिल। इसमें हम लोग 3 to 6 वीक का एक प्रोग्राम बनाते हैं या मंथ का एक प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम को ही जोड़ कर फिर हम एक मैक्रो साइकिल तैयार करते हैं। इसी इन्हीं इन्हीं मीजो साइकिल्स के द्वारा हम अपने जो मैक्रो साइकिल का जो हमारा एनुअल जो मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म का प्लान है, इसी की मदद से हम उस प्लान को तैयार करते हैं। जो मीजो साइकिल अभी आपको बताया जिसमें 3 to 6 वीक का होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसी जब हम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए जाते हैं, तो हम इसी ट्रेनिंग जो हमारा प्लान है, इसी के माध्यम से हम अपने खिलाड़ी को ट्रेन करते हैं। क्योंकि अधिकतर जो हमारे कैंप लगते हैं स्टेट के, वो 3 महीने के लगते हैं, 4 महीने के लगते हैं या 2 महीने के लगते हैं। ये सब मीजो साइकिल के ही अंतर्गत आता है। इसको ऑपरेटिव प्लान भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर ऑपरेट किया जाता है, किसी स्पेसिफिक फैक्टर के लिए उपयुक्त है तथा इम्पोर्टेंट कंपटीशन की तैयारी के लिए आता है। जो मीजो जो सेकंड जो आपको बता रहा हूँ, 3 तरह के साइकिल है। नंबर 1 मैक्रो साइकिल, जिसमें लॉन्ग टर्म प्लान। हाँ तो सर मैं कहाँ पे था, मीजो साइकिल। 3 तरह के साइकिल है। जो पहला है मैक्रो साइकिल, जिसमें लॉन्ग टर्म प्लान आते हैं। जो सेकंड नंबर का साइकिल है वो मीजो साइकिल। 3 to 6 वीक और 10 वीक के प्रोग्राम हम यहाँ पर प्लान हम अपने खिलाड़ियों के लिए अपने बनाते हैं। इस साइकिल का उद्देश्य जो होता है, जो सबसे मुख्य उद्देश्य है, वो है प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि लाना। खिलाड़ी का जो टीम परफॉर्मेंस है उसको मीजो साइकिल की ट्रेनिंग के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीजो साइकिल का सीधा उद्देश्य कंपटीशन के लिए तैयारी होता है। ट्रेनिंग का उद्देश्य टॉप फॉर्म को प्राप्त करना होता है। परफॉर्मेंस फैक्टर को अलग नहीं रख सकते। मीजो साइकिल का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो है किसी भी खिलाड़ी की टॉप फॉर्म को प्राप्त करना। जो लॉन्ग टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान में हमेशा जो है क्या कहते हैं 3 तरह के फेज यूज होते हैं। प्रिपरेटरी पीरियड, जिसे हम लोग PT1 करके जानते हैं, उसको भी हम लोग, और जो सेकंड वन है कंपटीशन फेज, और जो थर्ड वन होता है ट्रांजिशन फेज। प्रिपरेटरी फेज में जो लॉन्ग टर्म प्लान है, प्रिपरेटरी फेज में हम लोग हमेशा फिजिकल फिटनेस कंडीशनिंग की तैयारी करते हैं। जिसमें जैसे हम अगर 1 साल का प्लान कहीं पर लेते हैं, तो उस 1 साल के प्लान में हम लोग, हमारा जो प्रिपरेटरी फेज होता है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रिपरेटरी 1, प्रिपरेटरी 2 और प्रिपरेटरी 3। इन 3 फेसेस में हम अपने खिलाड़ी की कंडीशनिंग करवाते हैं, जिससे उसकी फिजिकल फिटनेस डेवलप होती है और उसकी जो मोटर क्वालिटीज, जो उसकी मोटर एबिलिटीज हैं, जैसे कि एंडोरेंस है, स्ट्रेंथ है, उसकी स्पीड है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है, इन सब चीज़ों को हम लोग प्रिपरेटरी फेज में डेवलप करते हैं। देन उसके बाद आता है आपका कंपटीशन फेज। हमेशा जो हम ट्रेनिंग प्लान तैयार किए जाते हैं खिलाड़ी के लिए, उसमें हेलो आवाज आ रही है गौरव जी? आ रही है, आवाज आ रही है। प्रिपरेटरी फेज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें हम खिलाड़ी की फिजिकल फिटनेस को प्राप्त करते हैं। देन हम कंपटीशन फेज पे जाते हैं। जैसे हमारा 5 से 7 महीने का जो टाइम है प्रिपरेटरी फेज का हो गया। देन 3 से 5 महीने का टाइम हम कंपटीशन फेज को देते हैं, जिसमें कंपटीशन आपके आते हैं। जैसे हमारे जो कबड्डी के जो मोस्ट ऑफ कंपटीशन है वो सितंबर से लेके नवंबर या दिसंबर या जनवरी तक हमारे आते हैं, तो ये पूरा कंपटीशन फेज में आता है। देन इसके बाद जो फेज आता है वो है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में 1 से 1.5 महीना खिलाड़ी की जो आपने लोड दिया है उसको पूरे साल भर, प्रिपरेटरी फेज से लेके कंपटीशन फेज से लेके लास्ट में उसको ट्रांजिशन फेज में हम उसको सीधे डाउनफॉल पे लेके आते हैं और उसकी रिकवरी करवाते हैं, जिसमें हम लीड अप गेम्स है, रिक्रिएशन है, हम उसको कबड्डी से हट के, ऐसा नहीं कि उसको हम एकदम रिकवरी देते हैं पैसिव रिकवरी, हम उसे एक्टिव रिकवरी देते हैं। लाइक उसमें वार्म अप है, आपका एक्सरसाइजेज है, वो वगैरह थोड़ा लाइट कर दी जाएंगी। उसके साथ साथ हम खिलाड़ी को लीड अप गेम्स, जो कबड्डी से जुड़े हुए कुछ गेम ऐसे हैं जो लीड अप गेम्स है, जिससे हम अपना फुटबॉल डेवलप कर सकते हैं और चीज़ें, तो हम हल्के तरह के करवाते हैं। जैसे रिक्रिएशन गेम में हम उसको कोई दूसरे खेल खिलवाते हैं, जैसे बास्केटबॉल खेल सकता है या वॉलीबॉल खेल सकता है खिलाड़ी, जिससे उसका
थोड़ा जो उसने लोड लिया है वो ठीक है, अब हो गया। हाँ, जा रही है आवाज? आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? आवाज आ रही आवाज आ रही है आपकी, म्यूट कर दीजिएगा आप अपने उसको, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है अब? है? हेलो। गौरव जी कंटिन्यू रखिए आप प्लीज। इसके बाद जो हमारा जो तीसरा जो साइकिल है वो साइकिल है हमारा माइक्रो साइकिल। हेलो सर, थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम है सर। तो तीसरा जो हमारा साइकिल है माइक्रो साइकिल, ये 3 to 10 डेज में हम लोग इस साइकिल को करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है सबसे नीचे आता है डे। एक दिन में केवल 2 ही सेशन होते हैं और डे के नीचे आता है हमारा सेशन। ये थे हमारे 3 साइकिल जिसके थ्रू हम अपने खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं, और इसमें क्या ड्यूरेशन थी मैंने वो आप सभी को बताई। और इसके बाद हमारा जो अगला है पीरियडाइजेशन, हम अपने प्लान को कैसे पीरियडाइज कर सकते हैं, अभी मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। सबसे पहला फेज प्रिपरेटरी फेज, देन कंपटीशन फेज, देन ट्रांजिशन फेज। जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि हम 1 साल का प्लान तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे जो पहला फेज हमारा आएगा प्रिपरेटरी पीरियड का। ये टीचर कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी की जो प्रिपरेशन है, इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहा गया। इसमें हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं 5 to 7 मंथ के लिए, जिसमें PP1, PP2, PP3। PP1 में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटी, जो मोटर एबिलिटी मैंने आपको बताई अभी, जो हमारी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट भी हैं 5, और तो हम डेवलप करते हैं। नंबर 2 पे है टेक्निक ट्रेनिंग। उसकी जो टेक्निक हमारी जो कबड्डी से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, टेक्निक है, हम उसकी ट्रेनिंग इसमें खिलाड़ी को हल्की हल्की करवाते हैं। और जो नंबर 3 है एजुकेशन स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें जो हमारा स्पोर्ट्स पर्सन है उसको स्पोर्ट्स के बारे में जो नॉलेज है वो वगैरह भी इसमें दी जाती है। ट्रेनिंग शुड बी जनरल इन नेचर। हमेशा जो ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिक ना हो कि प्रिपरेटरी पीरियड में जनरल नेचर में रहती है, यानी कि हम लोग जनरल फिटनेस को इसमें तवज्जो देते हैं। और जो इसमें जो लोड होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है वो वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग, इसमें जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी वो बहुत कम मात्रा में रहेगी प्रिपरेटरी फेज। 50% ऑफ ट्रेनिंग टाइम इज सेट असाइड फॉर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। ये जो हमारा जो प्रिपरेटरी 1 का जो फेज है, इसमें जो 50% ट्रेनिंग होगी वो फिजियोलॉजिकल हमारी फिटनेस से रिलेटेड है, और साइकोलॉजिकल जो हमारे मानसिक स्तर पे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड हमारी 50% ट्रेनिंग PP1 में रहेगी। प्रिपरेटरी फेज का पहला ही पीरियड है। सेकेंड है PP2, 70% टाइम डिवोटेड टू इम्प्रूविंग द मोटर क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर कबड्डी। अब इसमें थोड़ा सा हम खिलाड़ी को ऊपर लेके चलते हैं, और इसमें हम जो वो मोटर क्वालिटी जो हमारी कबड्डी से रिलेटेड है। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, आ रही है आवाज, कंटिन्यूस रखो। PP2 में जो हमारी जो 70% जो टाइम हम इसमें देंगे खिलाड़ी की इम्प्रूवमेंट के लिए, वो उन मोटर क्वालिटीज को देंगे जो हमारे कबड्डी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जैसे एक्सप्लोजिव पावर है, हमारी जो हाई एक्सप्लोजिव पावर है वो एक रेडर के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रेडर को किसी होल्ड से एस्केप करना है तो वहां पर उसकी हाई एक्सप्लोजिव पावर वहां पर काम आएगी। किसी डिफेंडर को अगर किसी को ब्लॉक करना है तो उसमें जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है तो वो वहां पर यूज होगी। इसलिए हम इसमें स्पेसिफिक मोटर क्वालिटीज को हम इसमें रहते हैं। इसमें स्ट्रेंथ है, पूरी पावर है, किसी रेडर की स्पीड है, और डिफेंस प्लेयर का जो कोऑर्डिनेशन है, तो हम इसको ज्यादा तवज्जो देंगे PP2 में। कमीज से करी बात कर लीजिए और ना PP3 में हम खिलाड़ी की हेलो सारी आवाज आ रही है, वो बोल रहे यार मेरी आवाज है। कैंतुरा जी अपना माइक प्लीज बंद कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए माइक ऑफ। गौरव जी कंटिन्यूस रखिए प्लीज, मैं देख। इसके बाद जो हमारा PP3 का जो पीरियड आता है, हम क्या करते हैं जब भी हम कोई ट्रेनिंग सेशन प्लान करते हैं तो हम इसमें लोड को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लोड को बढ़ाया जाता है। कभी भी खिलाड़ी को एकदम से लोड नहीं दिया जाता, लोड को हमेशा धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है। इसी तरह हम प्रिपरेटरी जो 3 पीरियड आएगा उसमें खिलाड़ी का लोड मैक्सिमम लेवल तक जाएगा, जिसके बाद फिर जब कंपटीशन पीरियड आएगा तो इसके बाद जो सेकंड जो इसका फेज है कंपटीशन पीरियड का, ड्यूरिंग द फेज दैट द प्लेयर इज ब्रॉट टू हिज पीक परफॉर्मेंस। ये वो पीरियड होना चाहिए जिसमें खिलाड़ी अपनी पीक परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, क्योंकि इसी कंपटीशन पीरियड के लिए आपने इस ट्रेनिंग प्लान को तैयार किया था। एंड
ट्रेनिंग प्रोग्राम रीचेज इज क्लाइमेक्स, और जो उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसी पीरियड पर वो क्लाइमेक्स पर पहुंचता है। टीम स्ट्रेट जो इस पीरियड में जो हम लोग करते हैं वो सबसे उसमें मुख्य है टीम स्ट्रेटेजी। हम उसमें जो टीम की जो स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए उनको तैयार करते हैं कि टीम किस तरह खेलेगी। जैसे कि कोई टीम नेशनल में पार्टिसिपेट करती है तो हमारे सामने वो मुख्य टीमें होती हैं जिन टीमों से हमने जाके मुकाबला करना है, तो उन टीमों को ध्यान में रख के हम अपनी टीम की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। टीम कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पर कोई ज्यादा जब कंपटीशन फेज जब आता है तो इस टाइम पर ज्यादा फिजिकल फिटनेस की ओर ना जाके, क्योंकि फिजिकल फिटनेस का पार्ट हमने पूरा कर लिया है टीम प्रिपरेटरी फेज के द्वारा। अब हमारा कंपटीशन फेज आया है, तो इस कंपटीशन फेज में हम जो टीम की स्ट्रेटेजीज हैं, टीम की प्लानिंग है, गेम ऑफ प्ले है, हम इस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, तो टीम के भी टीम कोहेजन है, हम इन चीजों को ध्यान में रख के ही अपनी टीम की ट्रेनिंग करवाएंगे। और इसमें जो अगला पार्ट है, सबसे मुख्य पार्ट है कंपटीशन पीरियड का, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। आपके खिलाड़ी मानसिक तौर पर कितना तैयार है उस कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो हमें अपने खिलाड़ियों को शारीरिक रूप से तो तैयार किया ही है, लेकिन हमने अपने खिलाड़ियों को मानसिक रूप से भी उतना ही तैयार करना है, जिससे कि हमारे खिलाड़ी उस प्रेशर को हैंडल कर सके। क्योंकि मैच कई बार उस सिचुएशन में भी जाता है जिस सिचुएशन में मैच को नहीं जाना चाहिए। जैसे कभी कभी जो पॉइंट का फासला होता है बहुत कम होता है, तो कभी कभी खिलाड़ी उसमें पैनिक कर जाता है, कभी कभी हमारे खिलाड़ी गलती कर जाते हैं। ऐसा हमने पास्ट में भी कई बार देखा है, नेशनल टूर्नामेंट्स में भी देखा है, कई बार हम लोग जीते जीते भी हारे हैं। तो उसमें हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है, इसका मतलब हमारा वीक रहा या हम नहीं कर पाए अपने खिलाड़ी को मानसिक तौर पर सशक्त, ये बहुत मेन फैक्टर है। और खिलाड़ी की पीक फॉर्म को इस फेज में बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि इसी फेज के लिए आपने इतना बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा फेज, वो है ट्रांजिशन फेज। खिलाड़ी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका प्रिपरेटरी फेज था, उतना उसका कंपटीशन फेज था। अब जो ट्रांजिशन फेज है ये भी खिलाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने खिलाड़ी का जो वर्ष भर में, साल भर में जो लोड आपने खिलाड़ी को दिया है, वो इसी फेज में आके आप उसको अनलोड करते हैं, उसको फ्रेश करते हैं एकदम से। हम इसको अपनी स्पोर्ट्स की भाषा में बैटरी को रिचार्ज करना भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपने पूरा साल भर आपने जो प्रैक्टिस की है, 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर, ये खिलाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिचार्ज द बैटरी, जैसे मैंने अभी बताया, हम अपनी स्पोर्ट्स की भाषा में कहते हैं खिलाड़ी की बैटरी को इस 1.5-2 महीने के अंदर हम दोबारा से रिचार्ज करते हैं। एक्टिव रिकवरी, कभी भी खिलाड़ी को पैसिव रिकवरी नहीं देनी है। 2 तरह की रिकवरी है। पैसिव रिकवरी का मतलब खिलाड़ी बस घर बैठ के आराम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रांजिशन फेज में। ट्रांजिशन फेज में भी खिलाड़ी ग्राउंड पे डेली आएगा दोनों टाइम, बट उसकी जो रिकवरी होगी वो एक्टिव तरीके से होगी। जैसे लाइट वार्म अप दिया जाएगा, लाइट एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे, गेम करवाए जाएंगे, नॉर्मल एक्टिविटी करवाई जाएगी, ज्यादा हार्ड उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी इस फेज में। इस फेज में उसको थोड़ा सा फन भी दिया जाएगा, इंजॉयमेंट भी दिया जाएगा। और लीड अप गेम्स हमारे हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटी हमारी हैं कई सारी। जैसे हम बास्केटबॉल खिलाड़ी को खिला सकते हैं, वॉलीबॉल अपने खिलाड़ी को करवा सकते हैं। तो इस तरह का हम अपने खिलाड़ी को इसमें करवाते हैं, और ये खिलाड़ी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने के प्रिपरेटरी फेज और कंपटीशन फेज हमारे खिलाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है मॉडल ट्रेनिंग शेड्यूल। मॉडल ट्रेनिंग शेड्यूल जो हमारे खिलाड़ी के लिए जब हम तैयार करते हैं, क्योंकि आज का चैप्टर ही इसी के ऊपर था कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रेनिंग प्लान फॉर बिगिनर। किसी नए बिगिनर के लिए हम अपना जो ट्रेनिंग प्लान है किस तरीके से तैयार करें, तो कोई मॉडल ट्रेनिंग प्लान किस तरीके का होना चाहिए, सबसे पहले इससे बात करेंगे। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इसमें भी है। तो जो मॉडल ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर जो देखा जाए, कहा जाए, तो वो है 21 डेज बिफोर द मेन कंपटीशन। किसी भी मेन कंपटीशन से पहले 21 दिन का जो समय है वो हम किसी मॉर्निंग ट्रेनिंग शेड्यूल के लिए ले सकते हैं। यानी कि 21 दिन का कैंप किसी भी खिलाड़ी के लिए आवश्यक है। वैसे तो हम 21 दिन के अंदर कोई खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि 21 दिन का, क्योंकि हमने जो एक पूरा वर्ष लगाते हैं, पूरा 2-3 वर्ष लगाते हैं किसी खिलाड़ी को तैयार करने में। 21 दिन के अंदर हम केवल उसको, उसकी परफॉर्मेंस को या खिलाड़ी को जो उसकी स्किल्स हैं उसको पॉलिश कर सकते हैं। ये इसी काम में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इस दिन के कैंप में हम ज्यादा फिटनेस के पीछे नहीं लग सकते, क्योंकि हम आप देख चुके हैं इससे पहले कि हम पीरियडाइजेशन में हमने खिलाड़ी के पीछे कितना समय लगाया है उसकी फिटनेस कोई 21 दिन में आने वाली चीज तो है नहीं। जैसे हम 2 महीने के कैंप में स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड को करवा तो सकते हैं, बट उसका जो अमाउंट होगा उसे हम कम रखेंगे। 21 दिन में हम स्पेसिफिक गेम स्किल्स ट्रेनिंग करवा सकते हैं किसी खिलाड़ी को। रियल गेम सिचुएशन क्या है, रियल गेम सिचुएशन जैसे हमारे खेल में कभी सिचुएशंस आती हैं, सपोज कभी 3 प्लेयर बचते हैं, कभी 2 प्लेयर रहते हैं, या कभी 5 प्लेयर रहते हैं। तो हर इस तरह की सिचुएशंस में एक रेडर का अलग रवैया होता है, क्योंकि
जब 6 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी हैं तब बोनस ऑन रहता है, और जब 5 खिलाड़ी या उससे कम खिलाड़ी होते हैं तो किसी रेडर को डीप जाके रेड करनी पड़ती है, और वहां पर डाइव एंड कैचेज आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। प्रो कबड्डी इसका जीता जागता उदाहरण भी है। और सबसे ज्यादा रेडर हमारा वहीं पे जाके फंसता है जब कम प्लेयर मैदान में होते हैं, क्योंकि इसमें रनिंग अटैक ज्यादा आया है। जब पूरी टीम खेल रही है उस टाइम पर तो खिलाड़ी का अटैक कवर कॉर्नर टू कवर या कवर टू कॉर्नर रहेगा, बट जब कम खिलाड़ी किसी ग्राउंड में बचता है तो खिलाड़ी को ज्यादा रनिंग करनी पड़ती है, पूरी स्पीड से रन करना पड़ता है, अपनी टैक्टिक्स में बदलाव करना पड़ता है, तभी जाके वो अंक अर्जित कर सकता है। प्रैक्टिस मैचेज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस तरह की जो सिचुएशंस हैं अपने खिलाड़ी को दे सकते हैं अपने मॉडल ट्रेनिंग शेड्यूल में। जैसे कि हम करवाते भी हैं, जब हम 7 खिलाड़ी का एक ग्रुप लेते हैं, 7 खिलाड़ी के ग्रुप में हम लोग जब इशारा करते हैं कि बस 5 खिलाड़ी ग्राउंड पर रहेंगे, तो 2 खिलाड़ी तुरंत रेडिंग के दौरान ही 2 खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं और केवल 5 खिलाड़ी पे सिचुएशन आती है, और उसमें रेडर को एक्चुअल सिचुएशन मिलती है खेलने के लिए कि वो 5 खिलाड़ी अभी तक 7 थे, एकदम से 5 हुए तो 5 में कैसा बर्ताव करे, इससे उसको बहुत सारी सिचुएशन वहां पर मिलती है। टेक्निक और टैक्टिक्स और टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कबड्डी में भी, क्योंकि हमारी कबड्डी टीम गेम है, और टीम गेम में बिना टैक्टिक्स और टैक्टिक्स के जीतना असंभव है। क्योंकि आपने प्रो कबड्डी में भी आपने अभी देखा होगा, टैक्टिक्स में जैसे हमारा सिस्टम ऑफ प्ले है, हम चेंज कर सकते हैं रेडर के अकॉर्डिंग। कोई रेडर जैसे कॉर्नर टू कवर रेड करता है, या कोई रेडर कवर टू कवर रेड करता है, कोई रेडर सेकंड टू सेकंड रेड करता है। पसीना बहुत जल्दी आया मेरा। हेलो हेलो सुरेंद्र कोसा कुछ कह रहे हैं? हेलो, आज हमारे बीच रोथान जी भी हैं, रोथान गुरुजी भी है, उनका भी स्वागत है। कैसे हैं रोथान जी आप? हेलो जी हैं आप? जी हाँ जी, मैं थोड़ा साहित्यिका पेन से परेशान हूँ। जी आप सभी लोगों का स्वागत। बहुत बढ़िया प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं, और ये गौरव जी की बात में रोहतान जी नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सर। गुरुजी नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं स्वस्थ नहीं हूँ गौरव साहब, तो में आप लोग बाकी तो हाँ। गौरव सर। हाँ जी, मैं वो सर, वो कनेक्शन पुरानी डिस्कनेक्ट हो गया बीच था, में हट गया था सर। जी सर, कोई बात नहीं सर, मैं पूरा करूंगा सर, आप चिंता ना कीजिए। कोई नहीं। आपका क्वेश्चन था कि जो बिगिनर है हम उसके इंटरेस्ट को कैसे बनाए रख सकते हैं, या उसको हम कैसे जोड़ कर सकते हैं। ये कॉमन समस्या है सर, मेरे साथ भी कई बार आई है, क्योंकि सर खिलाड़ी चाहता है कि वो जल्द से जल्द नेशनल खेल जाए या जल्द से जल्द वो आगे बढ़ जाए, बट सर ये पॉसिबल नहीं है। हम खिलाड़ी के जो इंटरेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो सर हम उसको जो लीड अप गेम्स है हमारे कबड्डी से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे लीड अप गेम्स हैं जिसके जोड़ के रख सकते हैं। और जो सर हमने क्या करना चाहिए सर, जो हमारा जहाँ पे ग्राउंड चलता हो वहां पर हमको पूरे वीक में एक दिन ऐसा एक चुनना चाहिए जहाँ पर हम अपने बिजनेस को भी कबड्डी के कुछ मैचेस खिला सके, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे थ्रू लीड अप गेम्स भी और कबड्डी के थ्रू भी। और जो हमारी जो सीनियर टीम हमारे पास है, हमें लगातार उनके जो मैचेस हम उनको करवा रहे हैं, कोई मंथली या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट है, वहां पर हमें अपने बिगनर्स को लेकर जरूर जाना चाहिए, ताकि वो बिगनर्स जो हमारे खिलाड़ी हैं वो उन सीनियर्स के मैचेस को देखें और उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो सके, उनके अंदर भी वो उनका मन भी ये करे कि हमने भी इनकी तरह खेलना है, ऐसा हमने उनको मन में डाल दिया। मेरा आंसर पूरा हो गया सर। हेलो, हाँ गौरव जी। जी मनीष जी, आवाज आ रही है, पूछिएगा। हाँ ओके सर, सभी को नमस्कार सर। गौरव जी ने आज बहुत अच्छे टॉपिक पे अपनी स्पीच दी है और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कम से कम समय में मैक्सिमम पॉइंट्स को हमारे सामने रखा है। तो गौरव जी से मेरा क्वेश्चन है कि गौरव जी, हम क्या करते हैं कभी कभी जो बिगिनर्स है उनको सीनियर के साथ में खिलाना चाहते हैं, सीनियर की टीम होती है उसके बीच में हम उनको बच्चों को डाल देते हैं अपने, तो क्या ठीक रहता है? उससे परफॉर्मेंस बच्चे की बढ़ती है या डाउन होती है उसका मोरल? इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। जब हम बिल्कुल सर जब हम अपने खिलाड़ी जो बिगिनर्स हमारे प्लेयर हैं, जब भी हम उनको अपने सीनियर्स के साथ खिलाते हैं
तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे हम किसी बिगिनर को डिफेंस पे खिला रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको सेकंड मैन या राइट इन लेफ्ट इन पे खिलाएं या सेंटर मैन पे खिलाएं, ताकि जो सीनियर प्लेयर है और सीनियर प्लेयर्स को ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि अपने इन जूनियर्स को सिखाइए, अपने साथ खिलाइए, क्योंकि सर सीखने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। हम ओरली भी सीखते हैं, हम विजुअली भी सीखते हैं, क्योंकि खिलाड़ी जब देखता है ना तो खिलाड़ी सीखता है, और जब खिलाड़ी उस चीज को खुद महसूस करेगा अपने किसी सीनियर के साथ खेल के, तो मैं नहीं मानता उसका गेम डाउन जाएगा, निश्चय ही वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। और खिलाना चाहिए, बट उनको फुल फ्लैश नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे इंजरी का खतरा रहता है, क्योंकि सीनियर्स तो सर सीनियर्स हैं, आपने देखा है उनका वेट ज्यादा होता है, उनका जो लेवल है गेम का वो ऊपर होता है। हमें उनके साथ खिलाना चाहिए, बट एज ए सेकंड मैन, एज ए सेंटर प्लेयर हम उनको खिला सकते हैं, उनका गेम डेवलप करा सकते हैं, इससे डेवलप होगा, नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद जी। मतलब मीन्स ये है कि आपका लोड नहीं डालना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस के लिए, बड़ों के एक्सपीरियंस के लिए उसको साथ पर रखना चाहिए। ओके, थैंक यू गौरव जी। सर क्योंकि सर क्योंकि सर जो टीचिंग ट्रेनिंग एड्स आते हैं ना हमारे, उसमें सर विजुअली और सर जो देख के और कुछ खेल के महसूस करके भी खिलाड़ी बहुत कुछ सीखता है। मेरा ऐसा मानना है कि खाली ये जरूरी नहीं है कि कोई एक कोर्स से ही सीखे। जैसे क्लब में था, उसने तो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के इसने धनुर्विद्या सीखी थी, जिससे गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा तक बांध दिया था। तो खिलाड़ी देख के भी बहुत चीजें सीखता है और करके भी बहुत चीजें सीखता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हेलो 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 कोई साहब, गौरव जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी सर, हाँ जी गुरु जी, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है? हाँ जी गुरु जी। गौरव जी, मेरा जैसे तो अभी खैर क्वेश्चन मनीष जी ने किया कि भाई खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन इस बारे में ये है कि सीनियर खिलाड़ी को दिखाना, अपने बिगनर्स को हमें सीनियर खिलाड़ी को खेलते हुए दिखाना चाहिए, ना कि उनके बीच कंपटीशन में डालना चाहिए। अगर डालना भी है तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि उनके वेट और उनकी स्ट्रेंथ। सर गुरुजी मैंने इसीलिए बोला कि कभी भी उनको मेन स्ट्रीम में नहीं डालना है, उनको सेकंड मैन पे आप रख सकते हैं, ताकि वो कॉर्नर, जैसे कॉर्नर का सेकंड खेल, जैसे सर कोई एक प्लेयर कॉर्नर का सेकंड खेल रहा है, तो वो कॉर्नर की जो स्किल्स हैं वो उस खिलाड़ी से, सीनियर प्लेयर से ले सकता है, सीख सकता है, देख सकता है उसका फुटवर्क क्या है, उसका स्टांस क्या है, वो इन चीजों को उसी को देख के भी सीख सकते हैं। यही मैंने बोला। राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन है गौरव जी, हाँ जी गुरु जी। कि हम जब खिलाड़ी को तैयार करते हैं, मतलब खिलाड़ी का जो स्तर है, लेवल, प्लेयर्स का जो लेवल है, हम पहले बेसिक रूप से चलेंगे तो हमें पहले उसको स्टेट कंपटीशन के लिए तैयार करना है। भले ही हम स्केल हमारे नेशनल के हो, इंटरनेशनल के हो, उस लेवल के लिए हम तैयार करें, लेकिन पहला जो हम बच्चे के अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं, वो उसको पहले हम स्टेट लेवल के लिए ही तैयार करें। जहां तक मेरा मानना है, क्या ये सही है या गलत? सर पहले तो सर जो खिलाड़ी आपके पास आ रहा है सर, उसको तो पहले आपने फिजिकली फिटनेस पे ध्यान देना है। जब तक खिलाड़ी फिजिकली फिट ना हो, उसे कंपटीशन में लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि सर उसकी अगर मसल्स डेवलप नहीं है या उसका उस स्तर का नहीं है खेलने के लायक, अगर हम उसको उस स्तर पर लेके गए तो जरूर इंजरी होगी, और सर इंजरी खिलाड़ी के लिए बहुत खराब है। उसके बाद जब खिलाड़ी सर उस लायक हो जाए, खेलने के लायक, नहीं तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले जब साल भर का मेरा प्रोग्राम है, जो मेरे पास नंबर्स ऑफ प्लेयर्स हैं, मैं उनको पहले स्टेट लेवल के लिए तैयार करना चाहता हूँ, ना कि नेशनल लेवल के लिए। नेशनल लेवल का प्रोग्राम मेरा अलग से रहेगा। स्टेट लेवल पे जो मेरे पास इंडोरेंस है, स्पीड है, स्टेमिना है, स्किल्स है, वो मैं पहले उनको उस लेवल के लिए तैयार करूँ, ताकि उसका मानसिक स्तर उस स्तर सेट हो जाए। सर आपका सवाल सही है सर। जैसे खिलाड़ी है सर, कभी भी जब हम ट्रेनिंग प्लान तैयार करते हैं, तो सर ट्रेनिंग प्लान में तैयार करते समय हमें अपने खिलाड़ियों के लिए सर गोल सेट करने चाहिए। जैसा आपने बोला कि आप अपने खिलाड़ी को सर स्टेट लेवल के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो सर हमने उस लेवल के हिसाब से, उस लेवल पे किस तरह की कबड्डी खेली जा रही है, हमने उस कबड्डी को ध्यान में रखकर उस गोल को सेट करना है कि वहां पर किस तरह के खिलाड़ी वहां पर हमको पार्टिसिपेशन के लिए मिलेंगे। इस हिसाब से हम जरूर तैयार कर सकते हैं, बट सर हमको उस लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा, उस गोल को सेट करना पड़ेगा, तभी सर हम उस गोल को सर अचीव कर सकते हैं।
हाँ, स्कोर वो तो अचीवमेंट तो आपको हाई लेवल का ही रखना है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से हमें तैयार करना है पहले बच्चे को कि वो कहाँ से नेशनल पहुंचता है, कहाँ से इंटरनेशनल। सर एस्पिरेशन तो इंटरनेशनल जाने की होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ, हाँ, बट सर आपको छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। सर बड़ा गोल तो आपका है ही है कि मैंने इसको एक दिन स्टार स्पोर्ट्स में प्रो कबड्डी में प्रो स्टार बनाना है, बट उसके वहां तक जाने के लिए भी हमको सर छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन आएगा, हमें वो जीतना पड़ेगा, हमें वहाँ सिलेक्शन होना पड़ेगा। देन स्टेट कंपटीशन में जाएंगे, हमें वहाँ पर सिलेक्शन अपना होना पड़ेगा। तभी हम सर छोटे छोटे जब गोल सेट करेंगे तभी सर हम बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। सही है, राइट। पहले छोटे से लेकर के तब बिगर। सर आप ही से सीखा है सर मैंने। गौरव जी, मेरी भी एक राय है। हेलो हेलो गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? आवाज आ रही है सर और हमारी? गौरव जी, हेलो, आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं एक राय देना चाहूंगा। आपके पास एक क्वेश्चन आया था वेट ट्रेनिंग के ऊपर। वेट ट्रेनिंग के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम जब प्लेयर तैयार करते हैं तो पर्टिकुलर एक साइड के लिए नहीं करना चाहिए। हमें पूरी की पूरी टीम को एक जैसा ही वेट ट्रेन दे ताकि ऑलराउंडर बने। कोचेस के हैसियत से, एक कोच के हैसियत से तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं प्लेयर को अपनी नजर में रखना है और उनको उसी हिसाब से मूव कराना है। पर अगर वेट ट्रेनिंग सबको देंगे तो होता क्या है, हमारे 5 प्लेयर या 6 प्लेयर आउट हो गए, लास्ट प्लेयर अगर उस हिसाब से तैयार नहीं है तो उस कंडीशन में वो पूरे तरीके से कैंप नहीं ले पाता है। तो सहमत हूँ सर आपकी बात से, क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग किसी टीम को कराएंगे तो सर ऑब्वियस की बात है कि पूरी टीम उस ट्रेनिंग को करेगी। हाँ, कोई स्पेसिफिक प्लेयर नहीं करेगा। बट सर जैसे किसी रेडर की बात आती है, रेडर की स्पेसिफिक उन स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए वो थोड़ा एफर्ट और करेगा। हाँ, मैंने वही कहना कि एज ए कोच हमें उन प्लेयरों को ध्यान रखना पड़ेगा जो रेडर हैं या कैचर हैं, उनको उसी हिसाब से बीच में रखे। पर वेट ट्रेनिंग की जहां तक क्वेश्चन है, ये सबको बराबर इसलिए देना चाहिए ताकि वो मौका पड़ने पे 7वां प्लेयर भी वहां से पॉइंट गेन करके आ सके। ये मेरी करवाते हैं सर, आपने बिल्कुल सही बोला, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सर जब हम सर कोई ट्रेनिंग प्लान तैयार करते हैं तो सर पूरी टीम तो इकट्ठा साथ में रहती है। उसके लिए हम एक वीक का एक डे चूज करते हैं कि इस डे में खिलाड़ी वेट ट्रेनिंग करेगा। तो सर ऑब्वियस सी बात है पूरी की पूरी टीम वेट ट्रेनिंग करेगी। बट सर और सब बराबर ही ट्रेनिंग करेंगे। बट सर जिसका जो स्पेसिफिक स्किल है, लाइक जो कि रेडर है, तो वो अपनी रेटिंग के लिए थोड़ा एफर्ट दे सकता है अपने टीम। नहीं, आपकी बात में काट नहीं रहा हूं। आपकी बात जितनी अभी तक आपने बताई है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी केवीएस में जब था तब ये सब चीजें कराता था। अब तो मैं रिटायर्ड हूं, पर आपकी बात को सुनने के बाद वो सारी चीजें रिवाइवल हुई। और रिवाइवल होने के बाद मैंने तो वही चीज मैं भी उसको एक्सेप्ट करके मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी बोलना चाहिए कि वेट ट्रेनिंग इस हिसाब से होना चाहिए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपके पास और आया था, बिगिनर्स कि बिगिनर्स के बीच में हमें इंटरेस्ट कैसे रखना है। तो इंटरेस्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ इनको इंसेंटिव अवार्ड देना चाहिए बीच बीच में, ताकि बच्चे के बीच में वो इंटरेस्ट बना रहे और वो ये काम करता रहे। मैं समझता हूँ कि आप इस बात से सहमत होंगे। सर बिल्कुल बल्कि सर साइकोलॉजी में तो ये चैप्टर भी है सर, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, क्योंकि सर इन्हीं दो तरीकों से सर खिलाड़ी को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि सर अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा है तो हम उसको सर क्या कहते हैं रिवॉर्ड दे सकते हैं, या कुछ अगर कहीं पर कुछ ढीला है, टालमटोली कर रहा है तो सर वहाँ पनिश भी कर सकते हैं। इन 2 तरीकों से हम खिलाड़ी को मोटिवेट कर सकते हैं। मैं आपकी तरफ से पूर्णतः सहमत हूँ। इस बात को मैं सर छोड़ गया था, माफी चाहूंगा। आपने रिकॉल करा दिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हाँ जी सर। मैं तो बराबर देख रहा था क्योंकि बीच बीच में कनेक्शन वाली थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलो दे रहा है दुरुस्त राय वाला हाल है। कोई नहीं देखा तो हम क्या करेंगे? हाँ गौरव जी, गौरव। हाँ जी सर। हाँ सर। ये जैसे अभी आपने कहा ना, बिगिनर को जो है मतलब कॉर्नर के बगल में या सेंटर हम खिला सकते हैं उसको। क्या बिगिनर सेंटर खेल सकता है? सर बिगिनर तो सर जो बिगिनर है सर उसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के बाद ही सर हम सीनियर्स के साथ डालेंगे। ऐसा तो सर बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट डे आ रहा है या फर्स्ट वीक में आ रहा है, फर्स्ट मंथ में। सर सेंटर पे तो वही खिलाड़ी खेल सकता है, क्योंकि सेंटर का काम क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ सर।
सर सेंटर जो है वो पूरे डिफेंस की होता है सर, सबसे मेन खिलाड़ी सेंटर माना जाता है। लेकिन सर हम किसी बिगनर को अगर सिखाना चाहते हैं तो मैंने जैसे पहले बोला था कि हम सीनियर्स के मार्गदर्शन में सीनियर्स को बोल के कि इसको अपने साथ खिलाओ और सिखाओ, उस बेसिस पे खिला सकते हैं अगर सिखाने का वो है। लेकिन अगर सर कोई मैच हो रहा है तो सर हम किसी मैच में या किसी कंपटीशन में उस खिलाड़ी को बिल्कुल नहीं डालेंगे। हाँ, अगर सिखाने का उद्देश्य है तो सर हम जरूर सिखाने के लिए डाल सकते हैं, सिखाने के उद्देश्य के लिए बोला सर। नहीं, जैसे आशीष जी कह रहे थे ना कि मैच में, उस पर मैंने क्वेश्चन किया कि आपने सेंटर कहा ना खिलाने को, सेंटर तो मेन चीज हो गया, बिगनर कैसे खेल लेगा वहाँ? सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हम कोई इंपॉर्टेंट मैच है, कंपटीशन है, उसमें तो बिल्कुल ही बिगिनर को नहीं खिलाएंगे, बल्कि बाहर बैठा के उसे मैच दिखाएंगे कि आप मैच देखिए, सीखिए। लेकिन सर अगर सिखाने का उद्देश्य, मैंने जैसे कि अपनी बात में बोला था कि अगर सिखाने के पर्पज से या उद्देश्य से अगर हम किसी खिलाड़ी को, बिगिनर को अगर हम किसी सीनियर के साथ डालें तो सर उसमें कोई खराबी नहीं है, वो सीनियर से सीखेगा सर, मेरा ऐसा मानना है। ये चीज तो सर हम प्रैक्टिस पे कर सकते हैं पहले ग्राउंड में। तो सर प्रैक्टिस मैचेस में तो कर सकते हैं ना, जो अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस वो भी तो मैचेस। हाँ, वो चीज कर सकते हैं, लेकिन मैच में नहीं कर सकते हैं ना। थोड़ी डाल देंगे सीधे अंदर बिगनर को सर, बट कंपटीशन में तो सर मैंने कभी नहीं बोला कि कंपटीशन में आप डाल दीजिए। नहीं डाल पाएगा ना, कंपटीशन में तो डाल ही नहीं सकता, कैसे डालेगा? उसको टीम लॉस कराना क्या? आशीष जी का क्वेश्चन क्या था ये पहले ध्यान से सुन लो। सर मैंने जो आंसर दिया था मेरा क्वेश्चन था वो। मेरी आशीष जी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। नहीं, मनीष। अच्छा, मनीष। मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा तो इंटरेस्ट वाला था। नहीं, मनीष राठी से। मनीष राठी जी, मनीष राठी जी क्वेश्चन। आशीष जी आपको आवाज आ रही है? मनीषी का था, मनीषी का। मनीष सर का था वो क्वेश्चन। हाँ सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके। हाँ सर, मेरा ये था कि जो बिगनर्स है हमारा, हम उसको सीनियर के साथ में खिला देते हैं कभी कभी, तो उसके लिए क्या वो ठीक है खिलाना या नहीं खिलाना? ठीक है, मैं ये साथ में खिलाना अलग है या किसी कंपटीशन में खिलाना, वो दोनों बातों में अलग अलग है। नहीं सर, कंपटीशन की बात तो कहीं आई ही नहीं है सर, इसके अंदर नहीं खिला सकते। कंपटीशन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ सर जिद कर रहे हैं कि कंपटीशन की बात आई है। बीच तो प्रैक्टिस पे तुम खिला ही सकते हैं। गौरव सर, लेकिन सेंटर बिगनर को मेरा सर ये था कि हम पहले डाउन हो सकता है ना सीनियर के साथ में खिलाया करें धीरे तब ना। सुजीत सर बोल रहे हैं। मार खा सकते हैं। झा जी, क्वेश्चन ले रहे हैं कोई। इस तरह से हम लोग खेल, जो बिगिनर्स को इस तरह से उतर सकते हैं टीम में, जैसे कि हमने 10-15 पॉइंट से लीड लेकर है, 2-3 मिनट बाकी है, उसी हालत में कभी हम उसको डाल सकता है। जैसे कि हमने 15-20 पॉइंट का लीड देखा है, हाँ, मैं उसी हालत में हमने उसको डाल सकता है, उसे कोई दोहराई नहीं है। बिगिनर्स को डाल सकते हैं क्योंकि हमने 15 पॉइंट का लीड लेकर रखा है, 2 मिनट बाकी है। चलो, जैसे कि हम इसी तरह करता है कोई भी वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने विन हो रखा, 2-3 बाकी है, जो टीम का लास्ट प्लेयर होता है तो उस टाइम उसको दे उतरता है। उसी तरह मोरल बूस्ट के लिए डालेंगे। हाँ, मोरल बूस्ट हो जाएगा, 2-3 मिनट में डाल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, डाल सकता है। इसमें भी मतलब उसी प्लेयर के हौसला बढ़ेंगे और टीम तो जीता हुआ है, 2 मिनट का टाइम है उनको। ओके सर, थैंक यू सर। मोरल बूस्ट के लिए डाल सकते हैं सर, कि मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। जैसे आरडी कौशिक जी ने मोरल बूस्टअप किया राणा जी का, और राणा जी हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप सबका प्यार है जो ले आया खींच के। सर, मैंने मॉरल बूस्टअप नहीं किया, मैंने धमकी दी थी। कुछ कहना चाहता हूँ। प्रणाम। मैंने मॉरल बूस्टअप नहीं किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ गौरव जी, प्लीज। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, राणा जी सर, ये वही इंसान है सर, मुझे कबड्डी में लाने वाले सर, ये मेरे गुरु यही हैं, क्योंकि सर इन्हीं के द्वारा मेरा प्रथम बार सिलेक्शन किया गया था, और जो मुझे आगे ले जाने वाले हैं, मैं राणा जी को गुरुजी मानता हूँ, इसलिए मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज आए, और आज आप स्पेशली सर मुझे लगता है मेरे लिए आए हैं, मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल, आपको सुनने के लिए स्पेशली आया हूँ गौरव। सर मेरा प्रथम सिलेक्शन जो स्कूल नेशनल के लिए हुआ था, बल्कि मैंने जिसके साथ खेला था, सुमित मुखिया भी यहाँ पर अभी है, आंध्र प्रदेश रामाकुंडम में हमने नेशनल खेला था, और वो सिलेक्शन करने वाले राणा जी ही थे। सन 2006 की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप ही के कदमों पर चल रहे हैं सर हम।
बिल्कुल बिल्कुल, और आगे बढ़े आप। मैं चाहता हूँ अगली बारी किसी प्रो कबड्डी के कोच हों। यहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर बैठे हैं श्री नागेंद्र शर्मा जी, इन्हीं के सानिध्य में मैंने 4 नॉर्थ जोन खेले। सर आपका भी सर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आज मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ सर, आप ही लोगों की वजह से बोल पा रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ गौरव जी, मैं सुरेश सिंह बोल रहा था। हाँ जी सर। हाँ, आवाज आ रही ना? बोल रहा हूँ सर, आ रही है। अरे ये राणा को कैसे लाएं, इसको हम कौशल जी जान रहे हैं। राणा को मैंने क्या कहा, राणा तो मेरा, हम और राणा एक साथ एक रूम में रहे हैं 87 में सर, और हम लोगों ने दोनों ने साथ ही। बड़े भाई वेलकम। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं इसीलिए आज पूरे दिन बोला नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ राणा, क्योंकि सोच लिया था जब तक तू आएगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बोलूंगा। जी जी जी, आपका स्वागत है, स्वागत करती है। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन आपकी बहुत बहुत आभारी है। सुरेश कुमार जी और आर.डी. कौशिक जी का उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन पूरी प्रशंसा करती है। चेतन सर राणा जी से प्रश्न था। जी जी बोलिए बलूनी जी। बड़े भाई राणा जी को नमस्कार। और अन्य सभी वाह, अरे वाह, ये तो गजब प्रणाम स्टाइल। और प्रणाम। भाई साहब एक थोड़ा अनऑफिशियल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इतने दिन कैसे लगे आपको आने में, प्रकट होने में कितने दिन कैसे लगे? नहीं, डरा नहीं। मैं उत्तर एक ऑप्शन देना चाहूंगा आपको। दूं जी? क्या दुकानें बंद थी? उत्तर भी आपका? नहीं, एक ऑप्शन में खाली एक इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, इसका उत्तर मैं दे दूं सर। सर आज से जो है वो केबीसी शुरू हो रहा है, उसमें 4 क्वेश्चन वो आंसर है, इसमें एक ही मिलेगा ऑप्शन, उसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सर। बोलिए सतीश जी बोलो जी। आप सफेदी छुपाने की दुकान नहीं मिल पाई आपको क्या? आज ही मिली मुझे लगता है सुबह। अच्छा, नहीं बड़े चमक रहे हैं। लॉकडाउन है मेरे भाई, लॉकडाउन है। और मंगलवार वैसे ही लॉकडाउन तो है, पर बाल इतने काले कहाँ से? बाल काले कैसे हुए इतने? मंगलवार बाल तो रंगे जा सकते हैं ना। मनीष जी आपने ये अंदर की बात पूछ ली है, अब ये ओपन में नहीं होगा ये। चलिए ये पूरा परिवार सुरेश जी का क्वेश्चन आ रहा था। जी सुरेश जी। नहीं कोई क्वेश्चन आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैंने तो इसलिए राणा को थोड़ा हड़काया था कि तेरे पास जो है मैं सब छीन लूंगा, नहीं तो जुड़ जा। नहीं सुरेश जी, राणा जी के उपलक्ष्य में 2-4 प्रवचन हमें दे दीजिए ताकि हमारे श्रोतागण उसको सुन सके। अरे नहीं बस कुछ नहीं, राणा मेरा मित्र है, हम दोनों संजोग से 87 में साथ बीपीएड किए थे क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से जी। तो इसलिए हमने थोड़ा कहा भाई कुछ थी उसकी समस्याएं, तो हमने कहा नहीं ये निराकरण हो गया। और मिले कहाँ थे? मिले कब थे? अरे उसके बहुत दिन बाद हम लोग गुवाहाटी में मिले थे 2004 में, 87 के बाद। गुवाहाटी नेशनल, हाँ गुवाहाटी नेशनल हम लोग के साथ मिले थे, एक ही रूम में मिले थे हम लोग, एक दूसरे को नहीं जान पाए। अभी घटना बता दूं मैं आपको सर। हमें ये नहीं मालूम था रूम प्रेम यहाँ तक खींच लाएगा। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। नहीं सर, सुरेश सर और कौशिक सर का तो विशेष आभार होना चाहिए, जो हमारे परिवार में एक राणा जी की कमी थी। बिल्कुल। वो हमारे जो काफी सीनियर है कौशिक सर और सुरेश सर, इनकी वजह से आज पूरे हो गए। और हमें राणा जी का ये भी पता लग गया कि डरते किससे हैं ये, इनका मोरल पुशअप किससे होता है। नहीं ऐसा है, सुनो ऐसा जोशी जी जी मैं राणा जी के लिए, मैं देखिए राणा जी का मैं अंदर की बात बता देता हूँ क्यों आए, सभी सुन लें। वो एक चीज कहते हैं ना, हर दिल में राज होता है, हर दिल में कशिश होती है। नाम रहने दीजिए सर। नहीं सुनिए प्रेस बीच में मत बोलो जी। हर दिल में कशिश होती है, नामुमकिन है हर एक के लिए ताजमहल बनाना। बिल्कुल। और हर दिल में मुमताज होती है, और राणा जी के दिल में कबड्डी नाम की मुमताज है, वो इसलिए नहीं रुक पाए। धन्य है मुमताज कहते हैं। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। तब आपका आशीर्वाद है बड़े भाई। राणा जी, कौशिक गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम गौरव भाई, प्रणाम।
अभी गौरव जी से कोई क्वेश्चन किसी का? मन नहीं कर रहा, आज इसने इतना बता दिया जोशी जी जो एक्चुअल होना चाहिए, पूरा पॉइंट जो एक्चुअल होना चाहिए उसको जिस ढंग से डिस्क्राइब किया है मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था गौरव जी से। गौरव, हाँ जी गुरु जी। जैसे एक बात बताई थी आपने कि हमें खिलाड़ी की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखना है कि उसका लेवल क्या था। हाँ जी सर। और वो हमारे पास सडनली जो है, जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड था उस पीरियड में ऑफ रहा और मुश्किल से 6-7 दिन के लिए वो हमारे सामने आ गए कि सर मुझे भी जो है आप कमीशन के लिए तैयार करो। तो क्या ये संभव है कि उसकी गत वर्ष की परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें उसको शामिल कर दिया जाएगा, या उस शेड्यूल या उसकी वजह से हमारा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा? सर अगर किसी भी खिलाड़ी को अगर आपको शामिल करना है तो उसके लिए टेस्ट एंड एवोल्यूशन वगैरह दिए गए हैं कबड्डी में। आप उसकी सर अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, आप उसकी लेग एक्सप्लोजिव पावर सर ब्रॉड जंप के थ्रू चेक कर सकते हैं सर, उसकी जो कोर मसल्स की पावर है आप सिटअप्स के थ्रू चेक कर सकते हैं सर। उसमें कितना उसका जो टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा आपको पता लग सकता है कि वो खिलाड़ी किस लेवल पर अभी है और आपको कितनी मेहनत की जरूरत उसके ऊपर है। ये उसके स्किल्स हम जो है, क्या उसके स्किल्स फिट है, या उसकी पावर है, या उसके पास एंड्योरेंस है, स्पीड है? सबसे पहले तो फिटनेस अगर चेक होगी तो उसके हिसाब से सब कुछ चेक हो जाएगा, क्योंकि अगर फिटनेस है तो सर स्किल्स तो सर उसके अंदर है ही है पहले से। सर फिटनेस सबसे मेन है यहाँ पे। ये नहीं कि खाली हमने जो उसका लेवल देखा और सीधे जो टीम में एंट्री करवा दी। दैट्स रॉन्ग। नहीं सर, क्योंकि सर ये गलत है, क्योंकि सर आप किन्हीं खिलाड़ियों को 5 महीने से ट्रेन करते हुए आ रहे हैं, उनका जो फिटनेस लेवल है और एक जो गैप के बाद एक प्लेयर आपके पास आ रहा है उसके और उसके फिटनेस लेवल में धरती आसमान का अंतर होगा सर। वो तो सर होगा ही होगा, और ये आप पता कर सकते हैं टेस्ट एंड इवोल्यूशन के द्वारा। जी मेरा ये सभी के लिए है कि भाई कि ये नहीं कि हम उसकी गत वर्ष की परफॉर्मेंस को देख करके। नहीं सर वो कबड्डी में सर जब कोई भी ट्रेनिंग प्लान में जब हम किसी खिलाड़ी को ट्रेन करते हैं तो सर हर महीने के अंत में एक बैटरी टेस्ट जरूर लिया जाता है, जिससे खिलाड़ी में कितना चेंजेस आ रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो फिगर्स उसको दिखा देते हैं सर। उन फिगर्स के द्वारा आप किसी भी खिलाड़ी को मेजर कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे उसका जो चार्ट है वो चार्ट के अनुसार ही चलेगा कि इसका चार्ट क्या अप और डाउन क्या चल रहा है। सर सिटिंग थ्रो आता है सर, ओवरहेड मेडिसिन बॉल थ्रो है सर, ब्रॉड जंप है सर, सिटअप्स है। पावर ले रहा है। हाँ सर वो आपके पास फिगर आएंगे। खाली हम उसके लेवल देख करके कि नहीं इसको रख देंगे या हम ये हो जाएगा, तो जिसने ट्रेनिंग की हो तो बेकार हो जाएगा। सर आप जिन खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं अगर आपको उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी है तो हर महीने के अंत में बैटरी टेस्ट लेना बहुत जरूरी है सर। उसमें सर एक शॉर्ट स्प्रिंट भी होगी, उसमें सर उसका शटल रन का टेस्ट भी हो जाएगा, स्पीड एजिलिटी सर स्पीड एजिलिटी उसकी सर क्या कहते हैं एंड्योरेंस के लिए आप रनिंग करवा सकते हैं सर। हर चीज का एक टेस्ट लेने के बाद आपके पास हर महीने के फिगर होंगे और आपको ये पता लगेगा कि आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिव है या नहीं है। अगर आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिव है तो वो फिगर चेंज होंगे सर आपने। ऐसा निश्चित रूप से कोच ने जो प्लान तैयार किया होगा उसी लेसन प्लान के अनुसार जो है सारा काम होगा, तभी वो टीम में एडजस्टमेंट हो सकती है। क्योंकि सामंजस्य आया है ना, तालमेल आया है ना कि हम तालमेल के लिए कर सकते हैं। तो तालमेल हम तभी करेंगे कि अगर वो जो नया प्लेयर जिसको हम चाहे वो किसी लेवल का रहा हो, उस लेवल के कंपटीशन के लिए आ रहा है और लेवल उसका बहुत ऊंचा रहा है, तो हम उसको तभी एंट्री कराएंगे जब हमारे वो फिटनेस टेस्ट से पास होकर के आएगा। क्योंकि सर जैसे हम जब 12 महीने के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो सर उसमें हम हर महीने एक बैटरी टेस्ट लेंगे, तो सर इन 12 महीने के चार्ट में हमारे पास 12 टेस्ट के पूरे रिजल्ट होंगे। तो सर अगर आपकी ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों पे जो डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो वो फिगर में दिखेगा सर साफ साफ। अगर नहीं हो रहा है तो सर ट्रेनिंग में कहीं कमी है, और अगर हो रहा है तो आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिव चल रही है, इसलिए टेस्ट किए जाएंगे सर, किए जाते हैं। हमारे ABC 3 प्लान है रखे हुए, वो पहले A प्लान में ही है, फिर B प्लान में, फिर C में, इस तरह से देने पड़ेंगे ना प्लान। ठीक, राइट, धन्यवाद सर। गुड। और किसी का कोई विषय हमारे गौरव जी से? मिश्रा जी गुड इवनिंग। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। आयुष्मान बोला, आयुष्मान, बहुत अच्छा लगा आप भी दिखे। अरे बात आपकी सेवा में है। नहीं, हमारी सेवा नहीं, आप कबड्डी की सेवा कर रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक, गुड। ओहो दिनेश भाई प्रणाम। ठीक है, आपका आशीर्वाद, बस बढ़िया सर। ठीक हो? गुड।
ठीक लग रहा है आपको प्रोग्राम दिनेश जी? हाँ सर, बढ़िया सर, मैं डेली अटेंड करता हूँ। गुड गुड गुड। थैंक यू सर। हेलो सतन सर। जी सर। हेलो। जी पार्थिव। सतन सर, आप मेरे को ये नंबर पे थोड़ा आपका आईडी भेज दीजिएगा और वो पासवर्ड भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं किशन दुबल से लिया था आज। ठीक है सर। हाँ, तो इस मुहिम को तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता है। हम यहाँ कोविड के लिए बहुत बिजी है दिल्ली में। जी। हम डिफेंस पर्सनल है, लेकिन हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। उसके बीच में कुछ टाइम निकल के हम इसमें पार्टिसिपेट करता है। नहीं, बहुत अच्छा किया सर आपने ज्वाइन करके। दत्ता साहब का विशेष आभार कि आपने आकर के हमें कृतार्थ किया। सर आपको भी सर इसी जरिए किसी ना किसी से मिल सकता हो, जैसे AK पात्र सर है, बहुत साल पहले मिला था उनका। आपको तो वैसे भी हमें सर, वैसे भी आपको हमें सैल्यूट करना है, डिफेंस पर्सन। सबको सर, हमारा सबके साथ सबका मिलावट है सर। और सुनील सर को MP का। थैंक यू सर। अरे तेरा एक भाई और भी है लगाना यूपी से कोई सर, सुरेश कुमार सर भी है। सुरेश सर भी है। दत्ता सवाल सुन नहीं पाया था, मैं फोन आ गया था। ये हम लोग पुराना साथी है, सुरेश सर भी, हम भी एक ही है। अरे वही तो मैंने कहा, दत्ता सबको तो गिना दे रहा, मुझे छोड़ दे रहा, क्या बात है? आसाम तक दौड़ाऊंगा तुझे। नहीं कोई बात नहीं भाई। ये चेतन सर, ये SSB में सर्विस करता है, दिल्ली में है। जी और रहने वाला अपना भाई आसाम का ही है। जी। दत्ता राणा जी, आपके पास नंबर है ना दत्ता साहब का? हाँ, हमारे पास। हम आईडी दे दिया करेंगे, हम दे दिया करेंगे। ठीक है, दे देंगे दत्ता साहब को। ओके सर, दे देंगे दत्ता साहब को आईडी। सर हमारे पास 5 मिनट का समय है। आप सभी लोगों का स्वागत है और 5 मिनट में अपनी अपनी बातें कंटिन्यू रखिए। वैसे आज गौरव ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है सबको। बहुत अच्छा भाई गौरव, ये बहुत अच्छा लगा और सबको इससे सीख लेनी चाहिए। पूरा उत्तराखंड के सभी हमारे पदाधिकारियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राणा जी, सभी का धन्यवाद और स्वागत सबका आपने कर दिया है। सर मुझे एक बात बोलनी है। जी बोलिए दिनेश रावत। सर नमस्कार। नमस्कार मलिक जी, मुझे एक बात कहनी थी जी सबसे। जी बोलिए। जी मैं प्लेयर के उससे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए आप। जी सर, जैसे अभी बात हो रही है ना आज फिजिकल फिटनेस के ऊपर। जी। तो सर मैं आपसे यही बताना चाहता था कि एक फिजिकल फिटनेस कितनी जरूरी है, मेरे लिए जरूरी किस लिए होगी अब। अगर आपको गेम में रहना है तो आपको फिजिकल फिटनेस देनी ही पड़ेगी। जी वही बताने वाला हूँ सर, क्योंकि जब मैं खेलता था जी 1 साल पहले। हेलो। हाँ सुन रहे। तो सर जब मैं खेलता था तो मेरी जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ थी वो तो ठीक थी, लेग की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी। तो सर मैं जब खेलता था तो मेरे घुटने में प्रॉब्लम आ चुकी थी, इंजरी हो गई थी। ओहो। तो सर अभी 2-3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है घुटने का। जी। तो मैं यही सर बताना चाहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस खेलने से पहले बहुत जरूरी है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया खेलते वक्त। आप फिटनेस तो साथ साथ है ये, जब भी आप कंपटीशन पे जाएं तो कंपटीशन से पहले वार्म अप होना बहुत जरूरी है। हाँ जी वही। तभी आती है जब आप फुल वार्म अप नहीं है। जी क्योंकि मेरी थाई की मसल्स उतनी डेवलप नहीं थी जितना होनी चाहिए थी। उसके लिए आप पर्टिकुलरली जो थाइज मसल्स का जो प्रोग्राम आता है उसको डेवलप करने के लिए आप स्पेशली उस एक्सरसाइज को करें। जी। जैसे साइकिल का है, साइकिलिंग करें आप। जी। और राउंड सर्किल में जो है लेग को लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ घुमाएं, तो इससे आपका जो डेवलपमेंट होगा। मलिक जी संतुष्ट हैं आप हमारी बात से? जी मैं संतुष्ट हूँ और अभी यही सब कर रहा हूँ जी।
पर्टिकुलर उसके पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है, जिससे आपका डेवलप हो जाए, आपकी मसल्स डेवलप हो जाए जी, आपकी एंड्योरेंस बढ़े, आपकी स्टेमिना बढ़े, आपके पावर बढ़े। जी उस प्रोग्राम को आपको शेड्यूल में लाना पड़ेगा। जी सर, यही वही करना पड़ेगा क्योंकि पहले ये शेड्यूल में नहीं था। जी जी जी, कंटिन्यू रखिएगा। नागेंद्र शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं। 2 शब्द मैं चाहूंगा कि वो हमारी कबड्डी एसोसिएशन के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। नागेंद्र शर्मा जी, आप सुन रहे हो? चलो बात। हाँ जी चेतन जी। हाँ सर, आवाज आ रही अच्छा लगा आज। प्रणाम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है सर। आ रही सर, आ रही है। प्रणाम सर, प्रणाम। पूरे प्रणाम सारे कबड्डी परिवार को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत बधाई कि आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। हालांकि और लोगों ने भी ये क्लासेस चलाई हैं, जैसे फेंसिंग है, बास्केटबॉल है, सपक तकरा है, ये भी क्लास मैंने ज्वाइन कर। तो झा साहब के अनुरोध पे मैं इसमें भी आया, बहुत अच्छा लगा। कौशिक जी तो वो कर रहे हैं, पूरा इसका फायदा उठा रहे हैं, डबल वो ले रहे हैं फायदा। सर रोज कौशिक जी का यही नियम है सर। आरडी कौशिक जी को देख रहा हूँ, वो कर रहे हैं बढ़िया, और हमारा वो टाइम हो गया, हमारा रुका हुआ है। तो आप लोगों का बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा। कबड्डी खेल से जुड़ा हूँ मैं, मुझे क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरे 45 गेम कराता हूँ, उसमें कबड्डी भी है। ये हमारे गौरव उपाध्याय जी भी हमारे कबड्डी में सहयोग करते हैं। जी, जी। तो मैं चाहता हूँ कि हर लोगों से जुड़ा जाए, कुछ ज्ञान ही प्राप्त होगा, कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती। जब भी आपकी कबड्डी कोई प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें जरूर आप सब लोगों से मिलूंगा। अच्छा लगा आपके परिवार से मिलकर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। थैंक्स, थैंक यू। और ये बताइए, जो ये ग्रुप में हम लगभग 35-36 लोग हैं, सबसे उम्रदार कौन है बताइए पहले मुझे। बताइए, पता लग जाएगा आज। सर मैं हो सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ? नहीं, बरेली वाले सर होंगे, बरेली वाले सर। हाँ, बरेली वाले होंगे। शर्मा जी, शर्मा जी बरेली होंगे। शर्मा जी वो रिटायरमेंट वाले। कितनी एज शर्मा जी बताएं, कितनी एज है? क्योंकि कुछ लोगों ने बाल काले, मुंह से काली कर रखी है, सर एड्रेस नहीं पता नहीं लग पा शर्मा जी हमारे होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा रनिंग 64 है। नहीं, मैं 71 का हो गया, मैं 71 का हो गया हूँ सर। 71 कौन है? मैं 71 का। थैंक यू सर। दीपी शर्मा जी 71। हाँ सर, 71। हाँ जी। चलिए आप 27 चल रहा है। हमारे बीच में रोहतान जी भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रोहतान भैया जोशी जी। जी सर, कल मेरा 75वां जन्मदिन है, आप सब आमंत्रित हैं। सर बहुत बहुत बधाई हो। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर दीर्घायु रखे आपको। आप लोगों की शुभकामनाएं। 30 ml भाई साहब, आपका जो 30 ml चलता है ना, उससे आपकी इसका पता नहीं लग रहा था, इसलिए हमने शर्मा जी को ज्यादा बता दिया। भैया राणा जी, कल तक आप कहाँ गायब थे भाई? रोहतान जी, बस आपसे अनुरोध है, रोज इसी तरह से हमें दर्शन दे दिया करें। नहीं, मैं तो रहता, मैं वो साइटिका पेन से परेशान हूँ आजकल थोड़ा सा ना। जी जी जी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ है, मैं नहीं तो बेटा साथ में बैठा हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप लोगों को दुआ मेरा सर जी तो कल आप मेरे 75वें जन्मदिन में सब आमंत्रित हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी शर्मा जी कहिए, कुछ कह रहे हैं सर? भी 15 साल को पूरा लाए ना सर लाइन पे। हेलो सर। पात्रा जी सुन रहे हैं? सर पात्रा सर, आप पूरा लाइन पे सर। सर हेलो, बहुत दिन बाद सर आपको तो बहुत दिन बाद मिला सर। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद। पात्रा जी बोलिएगा। ओके, थैंक यू। पत्रा सर 2 शब्द बोलिए आप भी सर। लाइन कट गया। पात्रा साहब हेलो। पात्रा साहब सर, मेरा आवाज सुन रहा है? जी जी, दत्ता साहब आपसे 2 शब्द सुनना चाह रहे हैं। दत्ता जी से तो बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुआ। 2007 के बाद गुवाहाटी नेशनल जो हुआ था आपका इंटरनेशनल। सर
2005 में और 7 में जूनियर नेशनल 5 में हुआ था जो फर्स्ट वुमेन एशियाड, उसमें मुलाकात हुआ था। उसके बाद 2007 में जूनियर नेशनल हुआ था और नेशनल गेम में भी मुलाकात हुआ था आपका साथ, फिर और नहीं हुआ सर। बाकी तो सबके साथ होता है। सर जी तो आपका भी दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा, कम से कम शर्मा जी को दे देने से हमको मिल जाएगा नंबर, नहीं तो मेरे साथ बात हुई थी आपकी। राणा जी नमस्कार। नमस्कार राणा जी। सर आज का समाप्त हो रहा है। मैं सभी को बीच में रोकूंगा। चेतन सर जी चेतन सर जी, हमारा एक एमपी से एक दोस्त है सुनील ठाकुर साहब, उन्होंने भी नहीं मुंह दिखाई दिया एक बार भी। नहीं, सुनील ठाकुर जी ने दिखाया था बीच में सर। मुंह दिखाई के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उनको भेज दिया था सर, उनको बता दीजिए मुंह दिखाई के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सुनील ठाकुर जी सुनील ठाकुर जी चले गए हैं सर, लगता है वो। मेरा आरडी कौशिक सर से कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहे। सुन रहे हैं जी। हाँ गौरव बोलो। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, कुछ भी जानकारी देने में गलती हो सर माफ कीजिएगा सर। देखिए गौरव जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरडी कौशिक जी कंटिन्यू रखिए प्लीज। देखो गौरव, मेरी बात सुनिए, जानकारी गलत या सही नहीं होती, जानकारी होती है। और जो इतने बड़े मंच बोलता है, पहले तो पैर लड़खड़ा जाते, लेकिन जिस अच्छे तरीके से जिस बिंदुवार आपने पूरी जानकारी दी, तो उसके लिए कहीं गलती का गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई चीज छूटने की गुंजाइश है। सर लास्ट 30 मिनट प्लीज। समय कम लास्ट 30 सेकंड है सर, कुछ समय कम होने के नाते चीज छूट सकती है, लेकिन गलती कोई भी नहीं। थैंक यू सर। डॉक्टर सर डॉक्टर एचवी नटराज सर का ही पढ़ाया हुआ हूँ सर, तो एक बार सर